प्रश्न को रख दीजिए। हमारे जो भौतिक शरीर में जो जीवन आया है, हाँ, वो किस उद्देश्य से आया है, और वो उद्देश्य का माध्यम शरीर है तो ही उसकी पूर्ति हो सकती है, या उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो पीक जो है, उसका जो चाहना है जो जीवन का, वो ये है कि ये हम पूर्णता की ओर जावे, और उसमें रुकावट किस चीज़ की है? शरीर के माध्यम के सिवा नहीं हो सकता है क्या? ये तो उसमें पहले ही बताया ना कि मतलब मानव को कुल मिलाकर समझदार होना है। मानव में किस चीज़ को समझदार होना है? जीवन को होना है। इसलिए समझदारी होने के लिए जीवन शरीर को धारण करना है या जीवन के साथ योग में होना है। अब मानव शरीर के बिना समझदारी क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मानव शरीर में जो मेधस है वो मेधस में समृद्धि पूर्णता है। इसलिए मानव शरीर के द्वारा जीवन कल्पनाशीलता को व्यक्त कर सकता है। ये 10 मतलब गुजराती ब्रेन अच्छा, મગજ જે મગજ છે માણસ પાસે એ મગજની સાથે જે જીવન છે એ જોડાય છે, તો એના द्वारा જીવન પોતાની કલ્પનાશીલતાનો પ્રયોગ કરી શકે છે। ठीक है, हिंदी में चलेगा। है ना? तो जीवन अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये मेधस के पास ताकत है कि जिसके साथ मेधस यानी कि ब्रेन यानी कि મગજની પાસે એવી તાકાત છે કે એ જીવન એની સાથે જોડાય તો એટલું ફંક્શનિંગ કરી શકે, કલ્પનાશીલતાનું ફંક્શનિંગ। કલ્પનાશીલતા એવી વસ્તુ છે જેના દ્વારા માણસ સમજદાર થઈ શકે। કલ્પનાશીલતાના વગર માણસની સમજદાર થવાની કોઈ સંભાવના નથી। ધારો કે ગાય છે, કૂતરું છે, ભેંસ છે, એમની પાસે કલ્પનાશીલતા નથી। જીવન છે, મેધસ છે, પણ કલ્પનાશીલતા નથી। કેમ નથી? કારણ કે જે મેધસ છે એ સમૃદ્ધ મેધસ છે, સમૃદ્ધિપૂર્ણ મેધસ નથી। માનવ પાસે સમૃદ્ધિપૂર્ણ મેધસ છે, એના કારણે એના યોગથી આ યોગ બન્યો છે કે જેને આપણે કહીએ છીએ કે માણસ સમજદાર થઈ શકે। ખ્યાલ આવ્યો? बात पहुंची कि ना पहुंची? मतलब जानवरों करता मानस आगे जो ब्रेन છે એ કંઈક ડિફરન્ટ છે। हाँ हाँ ख्याल आया? मतलब उसको क्रियाकलाप करने के लिए साधन का उपयोग जीवन कर रहा है। हाँ। और ये मानव शरीर ही कर सकता है। हाँ, मानव शरीर कर सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता है। ठीक है? लेकिन इसमें रुकावट किस चीज की है? ये जो रुकावट इस चीज की है कि इसको निकाल दूं हाँ। ताकि ये पूरा हो जाए, प्लेन हो जाए। हाँ बोलिए। सुखी होने के लिए कंटिन्यूटी नहीं, हम थोड़ी थोड़ी देर में क्षणिक सुख ढूंढते रहते हैं। हाँ, तो रुकावट क्षणिक सुख शरीर क्षणिक सुख ढूंढ रहे हैं, उस बात में रुकावट नहीं है। रुकावट इस बात की है कि मानव के पास समझदार होने का कोई विधि और प्रक्रिया इस धरती पे अभी तक नहीं था। अच्छा, इसलिए अब ये जो अनुसंधान है जिन्होंने किया है, अग्रहार नागराज जी, उनके माध्यम से ऐसा अनुसंधान हुआ है कि जिससे मानव समझदार बहुत आसानी से हो सकता है। आसानी से अध्ययन विधि से हो सकता है, और हर कोई हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति समझदार हो सकता है। लेकिन उसका विधि क्या है? के लिए विधि क्या है? समझने की प्रक्रिया क्या है? हर एक की कैपेसिटी कुछ कम ज्यादा है। बिल्कुल नहीं। को देर से समझना है, कुछ वर्ड हम पकड़ नहीं पा रहे। हर मानव की वजह से हमारी जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वो कहीं रुकी हुई है। इसका ऐसा लग रहा है मेरे रुकी हुई का मतलब इतना ही कि हमने स्टेप नहीं आगे बढ़ाया। हमें एक तो रास्ता पता नहीं कि कैसे हम समझदार हो, लक्ष्य पता नहीं कैसे हम समझदार, और हमारे पास कदम हमने नहीं उठाए। अभी आप आज आपने एक कदम उठा लिया, ये शिविर में आ गए तो पहला कदम उठ गया।
पहले कदम के बाद थोड़ा सा आपको बल लगेगा, दूसरे कदम में, तीसरे कदम में और थोड़ा बल, थोड़ा कम लगेगा, चौथे कदम के बाद आप अपने आप चलने लगेंगे समझदारी से। ऐसा है, बढ़िया है ना? ये जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे के चलने को आप याद करिए कि छोटा बच्चा जैसे होता है ना, डगमगा के चल रहा है, हाँ जैसे डगमगा के चलता है या बोलता है तो तोतली भाषा में बोल पाता है, ठीक से बोल नहीं पाता है। पानी को बोलता तो कहता है मम्मा, फिर खाने को भी मम्मा बोलने लगता है ना, ऐसा। फिर लेकिन धीरे 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 वो भेद करना शुरू कर, दूध को बोलेगा दूध, है ना, फिर पानी को भेद कर लेगा, धीरे धीरे करके वो भेद करना शुरू कर देता है। आप पाओगे 5 साल में एकदम स्पष्ट पूरी भाषा में व्यक्त हो जाता है ना। या कोई किसी घर में जैसे कच्छी, गुजराती, हिंदी तीनों चल रहा है, बच्चा तीनों भाषा बोलता है उतनी ही स्पष्टता से। वैसे ही आप देख रहे होंगे हर्ष भाई हिंदी में भी वैसे ही बात को रख पा रहे हैं, गुजराती में भी रख पा रहे हैं, है ना, कच्छी में भी कोई आप लोग सुनेंगे तो रख लेंगे। स्पष्टता कहाँ है? जीवन में, इसके कारण है। तो वो जो बल जैसा उन्होंने कहा ना, अभी हमारे मसल्स विकसित नहीं हुए। तो छोटे बच्चे को तेल मालिश करते हैं ना, तो ये जो रिवीजन करना है, बैठ करके संवाद करना है, ये तेल मालिश समझिए। उसके लिए कितनी अवधि चाहिए, टाइम कितना चाहिए? मन चाहिए उसके लिए। हर एक मन की शक्ति अलग अलग है ना, वही ये बताएंगे, इसमें मन चाहिए। जो व्यक्ति जो मन लगाएगा वो समझेगा। मन कैसे लगाना होता है? जैसे मान लो आपको एक वस्तु स्पष्ट नहीं हुई है तो आप निसंकोच बोलिए मुझे एक बार और बता दीजिए। बच्चा कैसे होता है आप देखिए, बच्चा इसमें बड़ा सहज है सब में। बच्चे को आप बताओ बेटा काऊ, तो आप वो राह चलते आप उसको टहलाने निकलिए, वो कहेगा मम्मा काऊ, बाजू में मेरा अंकल काऊ, सबको बताता घूमता है काऊ, जब तक कि काऊ उसके दिमाग में छप नहीं गया कि काऊ क्या चीज है। तो इसका एक विधि है, कोई भी हम वस्तु को पकड़े, समझ में आया उसको, हाँ आप एक बार व्यक्ति को देखिए और ऐसे के सामने व्यक्त होइए जिसको पता है। बच्चे में ऑटोमेटिक यही चीज चलते रहती है, ऐसे ही वो सीखता है, हम भी ऐसे ही सीखते हैं। लेकिन हमने बताया ना अभी जिसको हम कुशिक्षा कहें, चलिए अब हम इसको कुशिक्षा कह सकते हैं। कुशिक्षा के माध्यम से हमारे व्यक्त होने की जो वो है ना, उसको हैम्पर किया गया, उसको उसमें बाधा पहुंचाई गई, है ना। तो उसके कारण से हम व्यक्त होने में संकुचित होते हैं, घबराहट होती है। ये शब्द कठिन नहीं है, ये शब्द किसी एक पर्टिकुलर चीज को इंगित करते हैं, इसलिए ये भारी नहीं है। ये कोई भी चीज भारी कब तक लगती है? तब जब तक हमारे अंदर उसको उठाने की क्षमता नहीं है, तो इसलिए भारी। अभी देखिए बाकी हम लोग तो कितना सहज बोलते हैं। हो ही गया ना काका। इतने आप कितने साल के हैं? 67 67 साल की इतनी गहरी मान्यता, 67 साल की इतनी गहरी मान्यता आप एक दिन में कोई चीज को सुन के और एक दिन में निष्कर्ष निकाल पा रहे हो कि ये बात बड़ी है, ये आप ही तो सोच पा रहे हो। शरीर से कोई लेना नहीं। आपको बता दूं, 1 हफ्ता का परिचय शिविर ये पूरे शरीर यात्रा पे भारी पड़ जाता है। तो इस कंटेंट का, इस दर्शन का महिमा तो देखो। ये इतनी अव्यवस्था को क्यों अव्यवस्था है, इसको सही कैसे किया जा सकता है और मैं निरंतर सुखी हो सकता हूँ इतना शानदार तरीके से, और एक क्लासरूम में बैठ के पूरी जिंदगी को समझा जा सकता है। जनक भाई कुछ कह रहे हैं? नहीं मैं तो स्टॉप कर रहा ठीक है ना? एक मिनट तो इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि सहज है, ये आप हमसे वो ले सकते हैं। एक हमारा टेस्टिमोनियल है, ये इजी है। अब इसमें वही है थोड़ा बल है ना, जब हम संवाद करेंगे तो आपको ये भाषा में आप धीरे धीरे आ जाएंगे पालन। जैसे अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने हमारे साथ 20-30 घंटे की बात सुन ली, तो अभी इनके मुँह से अखंड समाज सार व्यवस्था शब्द निकलने लगा है ना। इनको समझ में आता है कि अरे ये बात है। तो ये कुछ नहीं, ये 30 घंटे का कमाल है। आपके साथ भी 30 घंटे बैठेंगे तो ये आपके अंदर भी कमाल हो जाएगा। समय एक लगाने की बात है। जनक भाई मुझको लगता है कि ये काफ़ी शॉर्ट में इतना समझ में आता है। और मेरे अंदर भी एक क्वेश्चन था सेम कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वो 2-3 शिविर में मेरे क्लियर हुआ है। महेंद्र भैया कभी शिविर में हेल्पफुल हुआ था। तो उसमें ये था कि एक तो हम लोगों को लग रहा है कि इस आस्वादन में भी सुख जो है वो पर्याप्त है, या ऐसा लग रहा है कि दूसरे शोर पे ये जो मन का सुख है वो
जीवन का सुख है वो न्यूनतम लग रहा है, इसलिए हम उस तरफ दौड़ नहीं रहे। तो हमारा अभ्यास जो है अनंत जीवन काल का, वो हम लोग को ही खुद इंजर कर रहा है और हम लोगों को निश्चय नहीं कर रहा है। और ये टेक्निकली भी देखा जाए तो रेप्टिलियन ब्रेन जिसको कहते हैं, तो रेप्टिलियन ब्रेन हाईली हावी होता है। रेप्टिलियन ब्रेन मतलब ये सर्वाइवल में जो चलता है आहार आहार निद्रा भय, वो रेप्टिलियन ब्रेन हावी होता है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो उसका आस्वादन कंप्लीट नहीं होता जब तक समझ नहीं आती, जब तक व्यवस्था नहीं होती तब तक। तो वातावरण भी एक प्रॉब्लम करता है, वातावरण में भी मार्केटिंग जो होता है वो भी इसे बोmbard करता है क्षणिक सुख के ऊपर, तो हम लोग उसमें फिर से फिसल जाते हैं। दूसरा हमारी खुद की जो है वो क्लैरिटी नहीं होती है ना, तो ये 2-3 चीज़ है। और किसी को कुछ कहना हो? और किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो? अध्ययन के फर्स्ट वाले में उन्होंने कुछ जीवन के इलेक्ट्रॉन के कुछ शेल्स के बारे में बताया था ना, मन चित्त वृत्ति और वो सब, उसके बारे में एक बार बताओ। वो जो अभी जीवन वाला बताया था, वो सर्कल्स का, उसमें क्या समझना है आपको एग्जैक्टली? उन्होंने कुछ बताया ना कि वो स्टेबल होता है तो ऐसे फंक्शन करता है, स्टेबल नहीं होता है ऐसे। स्टेबल नहीं होता मतलब दूसरे परमाणु स्टेबल मतलब इसलिए वो कंपाउंड स्टेबल मतलब गठन पूर्ण नहीं है। उन्होंने कुछ अलग से बताया था कि जब अलग-अलग टाइप पे अलग-अलग वाइब्रेशंस करता है। ठीक है, तो अभी उसको समझते हैं। पहले ये जो अभी क्रम चल रहा है उसको समझ लें, उसको समझेंगे। तो जो अभी हमने बात की है कि मानव जीवन का जो मूल लक्ष्य है वो क्या है? सुखी होना। सुख कैसे है? समझदारी पूर्वक जीने से। तो समझदारी पूर्वक कहाँ हम जीते हैं? व्यवस्था में। और व्यवस्था एक कितने स्तर की है? व्यवस्था जो है वो परिवार के रूप में है, समाज के रूप में है ना, राष्ट्र के रूप में है, अंतरराष्ट्र के रूप में है और व्यक्ति के रूप में। कितने स्तर पर व्यवस्था है? व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र है। अब जब मानव, समझदार कौन होता है? मानव। अस्तित्व में समझदार होने वाली वस्तु कौन है? मानव है। ये जो पेड़ पौधे हैं, जीव जानवर है, पशु पक्षी है ना, या मिट्टी है, पत्थर है, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको समझदारी से कोई लेना देना नहीं है। ये रिकॉर्डिंग करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको समझदारी से कोई लेना देना नहीं। वो केवल और केवल जो है वो
शब्दों को सुनता है और शब्दों को सुनाता है। तो शब्दों को सुनना और शब्दों को सुनाना वो समझदारी नहीं। समझदारी का अर्थ है जो जीने में आए, जो व्यवस्था में भागीदारी करने के अर्थ में हो, उसी का नाम समझदारी है। तो समझदारी का मतलब क्या हुआ? ज्ञान, विवेक और विज्ञान संपन्न, ये समझदारी का अर्थ हुआ। ज्ञान, विवेक और विज्ञान संपन्न, ये समझना। अब ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान यानी जीवन, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयता को आचरण। विवेक का अर्थ क्या है? जीवन का अमरत्व, शरीर નું નશ્વરત્વ, વ્યવહારનું નિયમનો જ્ઞાન, કાલવાદી, ક્રિયાવાદી, નિર્ણયવાદી વિજ્ઞાન। बराबर है। यहाँ विवेक में क्या स्पष्ट हो रहा है? लक्ष्य। यहाँ क्या स्पष्ट हो रहा है? दिशा, है ना। विज्ञान इसमें सहायक है, व्यवसाय, है ना। विवेक व्यवहार और ज्ञान जो है अनुभव और विचार। ठीक है। तो जब मानव इतनी समझदारी पूर्वक, जब व्यक्ति के पास इतनी समझदारी होती है, या ये जो समझदारी है ये जब व्यक्ति के पास होती है, तो व्यक्ति का जो जीना है, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति जब दूसरे मानव के साथ व्यवहार कर रहा है, व्यवसाय में जो भागीदारी कर रहा है, जब विचार कर रहा है ना, या जो उसके अनुभव में है, उसके द्वारा जो है वो समाधानिक होता है। क्या होता है? समाधान। उसका जीना अपने लिए या दूसरों के लिए समस्या नहीं है। जब मानव के पास समझदारी नहीं होती है तो उसका जो जीना है, व्यवहार, व्यवसाय, विचार के रूप में, वो अपने लिए भी समस्या है और दूसरों के लिए भी समस्या है। जब परिवार में समझदारी होती है, जब परिवार में समझदारी होती है तो परिवार का जो जीना है, परिवार का व्यवसाय, परिवार का व्यवहार, है ना। एक है होता है व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के साथ, है ना, संबंध के रूप में, और दूसरा होता है एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ संबंध पूर्वक व्यवहार, है ना। तो जब परिवार का व्यवहार होता है तो परिवार के सभी सदस्य उस व्यवहार में जो है वो सहमत होते हैं, स्वीकृत होते हैं, और परिवार मिलकर व्यवहार करता है। जैसे किसी के घर में कोई फंक्शन है तो जब किसी को इनवाइट करता है ना, तो पूरा परिवार मिलकर इनवाइट करता है ना। ऐसा नहीं होता एक व्यक्ति ने इनवाइट किया लेकिन दूसरा तो चाहता है कि वो ना आए घर पे, ऐसा नहीं होता है। पूरा परिवार मिलकर जो है इनवाइट करता है ना। तो वो हो गया परिवार का व्यवहार। फिर कोई परिवार पूरा मिलकर उसके घर पे आता है ना, तो वो परिवार का व्यवहार हुआ। फिर आपस में मिलकर बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं, है ना। फिर वो अपने घर पे इनवाइट करते हैं, फिर खाना पीना खा के वो फिर अपने घर पे जाते हैं, ऐसा सब होता रहता है। तो परिवार का व्यवहार हुआ। तो परिवार जब समझदारी पूर्वक जीता है तो परिवार में समाधान प्लस समृद्धि, ये दोनों उपलब्ध होती है। जब परिवार समझदारी पूर्वक जब जीता है तो परिवार के पास समाधान भी होता है और क्या होता है? समृद्धि। जब समाज में समझदारी होती है और समाज जब जीता है, समाज यानी कौन सा समाज? है ना, पूरी मानव जाति। समाज यानी यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, है ना, या पैसे वाला, कम पैसे वाले की बात नहीं है ना। समाज यानी पूरी मानव जाति। लेकिन पूरी मानव जाति का जो जीने का स्वरूप होता है वो एक गांव के रूप में जीता है ना। एक गांव दूसरे गांव के साथ जीता है, ऐसे करके जीने का स्वरूप होता है। तो इसलिए जब समाज में समझदारी होती है तो उससे समाज में अभयता आती है। क्या आती है? अभयता। अभयता का मतलब क्या है? कि समाज में किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं, इसका नाम है अभयता। अभाव रह जाता है तो अभयता नहीं, भय बना रहता है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, उत्पादन का हो, विनिमय का हो, या न्याय का हो, सुरक्षा का हो, है ना। जब राष्ट्र, है ना, राष्ट्र यानी क्या? ये धरती, पूरी धरती में समझदारी है मानव में, तो धरती जब समझदारी पूर्वक जीती है या मानव समझदारी इस धरती पर जो है वो समझदारी पूर्वक जीता है
तो उसमें सहअस्तित्व प्रमाणित होता है। क्या होता है? सहअस्तित्व का मतलब क्या है? पूरी मानव जाति एक दूसरे के साथ तालमेल पूर्वक, उपयोगिता और पूरकता पूर्वक जीती है, युद्ध विहीन स्थिति में जीती है। मतलब ये धरती में कोई युद्ध की जरूरत नहीं है, ना मिसाइल बनाने की जरूरत है, ना मिसाइल फोड़ने की जरूरत है ना। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि राष्ट्र में समझदारी नहीं। राष्ट्र में समझदारी नहीं है तो अंदर ही अंदर जो है अलग अलग प्रकार के समुदाय बने हुए रहते हैं, और जब दूसरा राष्ट्र के साथ बात आती है तो युद्ध करो। हमारे देश का सबसे बड़ा फंड उसी में जा रहा है। उसी में जाता है। और जब किसी भी देश में युद्ध होता है दूसरे देश के साथ, अभी जिसको हम देश कह रहे हैं, तो दोनों ही देशों में भय रहता है, दोनों ही देशों में भय रहता है। और जब एक देश कुछ कर लेता है ना, तो उसको गौरव मान लिया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली उसने जो किया है वो दूसरे देश को हानि पहुंचाने के अर्थ में किया है। यहाँ जो लाभ हुआ है, कितने लोग बच गए, इतने लोगों को मार दिया, उस देश के पास ऐसा है कि हमने इतना बचा लिया, इतने को मार दिया। कुल मिलाकर मानव जाति की हानि हो रही है, कुल मिलाकर धरती की बर्बादी हो रही है ना, कुल मिलाकर वातावरण का जो है नुकसान हो रहा है। ये कब हो सकता है? जब हम देश को ये धरती के रूप में स्वीकार करें। अगर हम देश को केवल एक सीमा में है ना स्वीकार करते हैं तो ये बात नहीं बनती। उसके लिए फिर हमको ये सब करना जरूरी है। अभी तो इनको पूछने के लिए भी कोई नहीं है कि इनको कौन अधिकार दे दिया है ये सब करने का। दो देश को आपस में लड़के पूरी धरती का सत्यानाश, इतना पर्यावरण का सत्यानाश करने को इनको अधिकार किसने दिया है? ऐसी मानसिकता भी नहीं है। पद पे बैठे हुए लोगों को राज्य जो भी शासन कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि समाज में समझ ही नहीं है। एक तो प्रश्न पूछने की बात और उस जिम्मेदारी को स्वीकारने की बात है ना। तो समाज या है ना राष्ट्र जब एकजुट होगा तब इस विषय पे विचार हो सकता है, या इस विषय पे बातचीत हो सकती है दूसरे देशों के साथ। अभी राष्ट्र ही एक नहीं है ना, राष्ट्र भी अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, अलग अलग मानसिकताओं में बटा हुआ है। परिवार एक साथ नहीं है, परिवार के लोग अलग अलग मानसिकता में बटे हुए। एक व्यक्ति बहुत सारी मानसिकताओं में जीता है ना। एक व्यक्ति के भी अलग अलग चेहरे हैं, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ, अकेला बैठा है तो कुछ, है ना। तो जब एक व्यक्ति में अलग अलग मानसिकता है, परिवारों में अलग अलग मानसिकता है, समाजों में, तो ऐसे देश, ऐसे राष्ट्र, ऐसे परिवारों में सुख शांति चमन कैसे आ सकता है? अमन चैन कहाँ से आ सकता है? नहीं। तो इसके लिए समझदार होना आवश्यक है। ये आउटकम अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हमको व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र में इस समझदारी का लोकव्यापीकरण करना है ना। उस लोकव्यापीकरण का माध्यम जीवन विद्या योजना है, उस लोकव्यापीकरण का माध्यम है शिक्षा का मानवीयकरण, और उस शिक्षा के मानवीयकरण और जीवन विद्या योजना से एक बेहतरीन व्यवस्था है जो इस धरती पर ही स्वर्गीय व्यवस्था है, सुखद व्यवस्था है, अद्भुत व्यवस्था है। उसका नाम है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। वो इतनी बढ़िया व्यवस्था है जिसमें मतलब आप जीते जीते एकदम परमानुभूति, ब्रह्मानुभूति, सुखानुभूति, चिदानंद, ये जितनी भी बात है वो आप अनुभव कर सकते हैं। ऐसी बढ़िया व्यवस्था की बात है ना। तो वो संभव है कैसे? समझदारी से, और ना समझी से अभी जो है वही है, और उसमें जीना हमको स्वीकार नहीं है। उसमें जीना हमारी बाध्यता है। अपना पराई की दीवार रखना, अपने घरों में ज्यादा संग्रह करना, उसके लिए ताला लगाना है ना, उसके लिए बैंक बनाना है ना, ये सब चीजें हमारी बाध्यता है। हम ताला लगाना नहीं चाहते, हम तो सुरक्षा चाहते हैं। हमारे पास जो है उसकी सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन ताला लगाए बिना सुरक्षा होती नहीं है। लेकिन ताला लगाने के बाद भी सुरक्षा नहीं होती है। अब क्या करें? तो ये दिक्कत का मामला है जी। भैया ये जिग्नेश ने प्रश्न पूछा स्ट्रेस क्या है? हाँ, यही स्ट्रेस है। हाँ। जो बाध्यता है ना, यही सब स्ट्रेस है। यही सब स्ट्रेस है कि हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, ये स्ट्रेस है। और जो चाहते हैं उसकी हमको समझ नहीं है कि कैसे कर पाए, तो यही सब स्ट्रेस है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन इसमें निकल के आएंगे। अव्यवस्था होना और खुद अव्यवस्थित होना, ये दोनों स्ट्रेस है। दोनों स्ट्रेस बिल्कुल। और अव्यवस्था हो कहाँ से रही है? ना समझी से। ना समझी।
समझदार हो गए तो व्यवस्थित। तो इसलिए हमको समझदार होने की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ बताइए। बात काम की लग रही है कि कुछ आउट ऑफ सब्जेक्ट जा रहा है, कुछ काम के बिना की बात लग रही है काम के। तो अभी अब केवल एक धरती तो है, ये जब जिस धरती पे हम रह रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक धरती तो है नहीं, ऐसी अनंत धरतियां हैं। जिस धरती पे हम जी रहे हैं, ऐसी अनंत धरतियां ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांडों का जो समूह है उसमें अनंत धरतियां है जी। ये सिर्फ मान्यता है या प्रूव है? साइंस से तो आप देखिए ना, एक ही धरती है या अनेक है? धरती का मतलब क्या है? धरती का मतलब कोई ठोस चीज हो, उसमें कुछ संसाधन हो, उसमें पेड़ पौधे उग सके, उसमें मानव रह सके, है ना? जीव हो, मानव हो। तो हम अपने ब्रह्मांड में है ना देखते ही हैं, बहुत सारे तारे हैं, है ना, ग्रह है, नक्षत्र है, ये सब है ही, है कि नहीं है? तो ऐसी जगह भी हो सकती है कि जहां पर अभी जो है पानी नहीं है, ऐसी धरतियां भी हो सकती है। ऐसी धरतियां भी हो सकती है जहां पे पानी, ऐसी धरतियां भी हो सकती है जहां पे पानी भी हो और पेड़ पौधे भी हो। ऐसी धरतियां भी हो सकती है जहां पानी, पेड़ पौधे और जीव जानवर भी हो लेकिन मानव ना हो। ऐसी धरतियां भी हो सकती है जहां पर मानव भी हो और ना समझ हो, जैसे हमारी धरती। ऐसी धरतियां भी हो सकती है जहां मानव हो, समझदार हो और ये जो सुखद व्यवस्था है वहां पे प्रमाणित हो चुकी हो, है ना जी। बस थोड़ा सा साइंस जनक भाई, हाँ जी जी आप बताइए। जो वो है ना अभी तक खोज, तो उसके अनुमान के हिसाब से वो अनुमान काफी सटीक अनुमान है। वो माना जाता है केपलर 1649c, और इस तरीके से केपलर 452b, केपलर 186f, ऐसे इस तरीके से नाम है। तो वहाँ पर ये मानव पृथ्वी जैसा ही, मतलब बिल्कुल जैसा ही है। बिग बैंग के बाद में बिग बैंग, हाँ इसीलिए हाँ, मैंने आपको काल्पनिक कहा है, कि Big Bang भी। वो जो प्रश्न है ना, हाँ वो काल्पनिक है। वो तो पहले से ही बता रहे हैं ना, साइंस भी बता रहा है वो काल्पनिक है। मतलब ये किसी की अनंत कल्पना काल से है। है वो ब्रह्मांड में जो अस्तित्व अभी जो है वो हाँ, पहले yes, से ही है। yes। बिग बैंग एक काल्पनिक बिग बैंग को क्या बोल रहा है? संशोधन है। हाइपोथेसिस है। बिग बैंग थियरी बोलते हैं। बिग बैंग थियरी बोलते हैं। थियरी का मतलब होता है एक आदमी ने बैठा और सोचा, एक ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद में ये सब शुरुआत हुई है। हाँ ये किसी, ये उसने देखा कि सोचा, उसने सोचा। सोचा। तो जैसे ये धरती कैसे बनी, इसकी बहुत सारे लोगों ने कल्पनाएं दी। तो किसी ने कहा 7 दिन में बनी, सबसे पहले कुछ कुछ हुआ, फिर एक दिन सवेरे, एक दिन पहले जो है पूरी धरती बनी, फिर पेड़ पौधे बने, फिर फूल बने, ऐसा 7 दिन में हो गया। फॉर एग्जांपल पानी बना, हाँ पहली शुरुआत पानी के बूंद की शुरुआत हुई। नहीं, ये सात मैंने दिन पहली में कल्पना बताई, वो आदर्शवादी स्पष्ट। कल्पना बता रही 7 दिन में क्यों हो गया? क्योंकि भगवान को करना था इसमें। भगवान। भगवान सबसे ताकतवर चीज। उसके बाद इस तरीके से अलग अलग जो धर्म है ना, धर्म संप्रदाय की सबकी एक कहानी है, ठीक। उसके बाद एक कहानी आती है विज्ञान की भी एक कहानी, क्या बोलते हैं? थियरी, है ना। उसका प्रूफ नहीं है, बिग बैंग का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसको बोलते हैं थियरी। क्या एक थियरी? विचार। एक विचार है ना। तो उसमें कह रहे हैं कि एक मतलब बस बिग बैंग हुआ, तो धक्का मुक्की से सब कुछ चलने लग गया, पर वो पहला धक्का किसने दिया, इस प्रश्न पर उनके पास कोई उत्तर नहीं। तो चलते चलते उनकी कल्पना ये जाती, जो कि काफी उसके आगे सही है। उनके अनुमान में मूलभूत एक गड़बड़ है, लेकिन उनकी कल्पना काफी ठीक है कि 4.5 अरब वर्ष पहले इस धरती में कुछ विकास जो है क्रमशः हुआ है। तो इस तरीके से कुछ वो सही भी पकड़े हैं, कुछ गलत भी पकड़े हैं, है ना। तो जिन चीजों को वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी संशोधन होगा। अब तीसरा प्रस्ताव आपके पास आया, जब हम अस्तित्व सह अस्तित्व नित्य प्रकटनशील है। जो आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी ना, हम 4-6 घंटे बैठ करके विधिवत आपको उत्तर देंगे। हाँ, yes। ये एक जो साइंटिफिक मैंने इसका आंसर भी सुना था, ये जितना मात्रा में हाइड्रोजन, जितना मात्रा में आयरन, जितना मात्रा में जितने भी एलिमेंट्स है जिससे पृथ्वी बनी है, वो एलिमेंट्स अंतरिक्ष में है, उसी ही proportion सेम में। अनुपात में है। हाँ, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर है तो और भी जगह पर होगा। और दूसरी ये बात है कि हम जब प्रेम सिंह के बगिया में गए थे, बहुत अच्छा एक सेंटेंस बोला, अभी मैं इसका नाम भूली हूँ,
उसने ये कहा कि हम लोग उस लोगों को, ग्रह वाले लोग को देख नहीं सकते क्योंकि हम लोग विकसित नहीं हुए। जब हम विकसित हो जाएंगे तो हम उसको दिखा पाएंगे कि धरती, पूर्ण धरती किसको कहते हैं। वो लोग शायद सीखते रहेंगे जो भी है, या हमसे सीखने जाएंगे। इतना तक कहा है। नहीं बढ़िया है। अनंत ब्रह्मांड में विचरण क्षमता को जो बोला है ना, उसको बढ़िया है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना, ये धरती पर पहले, बहुत पहले है ना, कुछ लोग यहाँ रहते थे इस धरती पर, कुछ लोग यहाँ रहते थे, कुछ लोग यहाँ रहते थे, कुछ लोग यहाँ रहते थे। इस प्रकार से मानव इस धरती पर आया है ना। अब यहाँ रहने वाले को ये नहीं पता है कि यहाँ पे भी कोई है ना, और हम धरती पे रह रहे हैं ये भी किसी को पता नहीं था। बात समझ में आ रही है? धरती फ्लैट। फिर कोई एक व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति जो है ऐसे घूमते 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 जो यहाँ पहुंच गया, उसको लगा यहाँ पे भी मानव है, लेकिन यहाँ हमारे वहां तो गोरे मानव थे, यहाँ तो काला मानव है ना, और यहाँ पे कुछ कुछ है। फिर यहाँ का व्यक्ति जो है ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुंच गया, यहाँ का व्यक्ति ऐसे। इस प्रकार से हमने फिर पहचान लिया कि धरती में यहाँ पे भी कुछ लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भी रह रहे हैं, यहाँ पे भी रह रहे हैं, यहाँ पे भी रह रहे हैं, है ना। तो ऐसे हमने पहचान लिया, पहले हमको नहीं पता था। उस प्रकार से अभी हम जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में हमको ये नहीं पता है कि ये जो दूसरी धरती है वहां पर भी मानव है ना। जिस दिन हम उतने विकसित हो जाएंगे, तो जनक भाई ने कहा हम विकसित, यहाँ तक पहुंचने का एक क्रम रहा, क्योंकि पहले यहाँ एक विकास हुआ ना, तब हम यहाँ से क्रम से यहाँ तक पहुंचे। अब ये धरती पे इतना विकास होगा, जिस विकास से हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे, और यहाँ धरती पे भी इतना विकास होगा कि ये लोग हमको पहचान कर यहाँ तक पहुंच। अभी तक देश तक अभी हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? मार्स, ये मंगल ग्रह तक पहुंच जाते हैं, चंद्र ग्रह तक पहुंच जाते हैं। ये हमने इतना विकास किया, लेकिन कैसे पहुंच रहे हैं? यंत्रों से पहुंच रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जिसमें यंत्रों की आवश्यकता नहीं होगी, हम जीवन रूप में पहुंच पाएंगे। ये विकास की बात, विकसित होने की बात, तो ऐसी बात है। ठीक है, बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो धरती है वो केवल एक धरती नहीं है, ऐसी अनंत धरतियां हैं। इस अनंत धरतियों के साथ हमें क्या प्रमाणित करना है? सह अस्तित्व। क्या प्रमाणित करना है? सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब इस धरती का अन्य धरतियों के साथ जो पूरकता है, जो उपयोगिता है, उसको प्रमाणित करना। तो ये सब कुछ जो है वो कैसे संभव होगा? समझदारी से संभव होगा। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमको समझदार होने की आवश्यकता है। इससे उल्टा क्या है? इससे उल्टा यहाँ व्यक्ति में क्या है? समस्या है, नासमझी में है कि नहीं है? परिवार में क्या है? दरिद्रता है। उसको अलग कलर में लिखी ना, मुझे एक फोटो भी पेंसिल में करिए, पेंसिल इधर। हाँ। इसमें जो है इसको क्या कर रहे हैं? इसको बैग में इसको समस्या का मतलब क्या है कि समझदारी के बिना जब हम कुछ भी करते हैं तो हमको, हमें जो चाहिए वो मिलता नहीं, इसका नाम समस्या है। दूसरे को जो चाहिए वो मिलता नहीं, इसका नाम समस्या है। जैसे पति पत्नी संबंध में पति पत्नी के लिए सब कुछ कर देता है, तब भी पत्नी को ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो जो है अभी जो तृप्ति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके सब कुछ की जो परिभाषा है वो केवल और केवल भौतिकता है ना, भौतिकता। जो मूल्य है, जो भाव पक्ष है, वो तो हमें मिला नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि पति पत्नी संबंध में पति पत्नी के लिए सब कुछ करती है ना, पति पत्नी के लिए सब कुछ करता है, उसके बाद भी पत्नी को ये लगता है कि मुझे अभी जो चाहिए था वो मिलता नहीं है ना। तो क्या सब कुछ है? सब कुछ का मतलब भौतिकता है ना, साड़ी दिला देना, गाड़ी दिला देना, घर दिला देना, है ना। लेकिन जो भाव की अपेक्षा थी पत्नी को पति से, कंगन दिला देना, है ना, कंगन दिला देना, भाव की अपेक्षा क्या थी?
विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम वो तो मिला नहीं, इसलिए अभाव लगता है। क्योंकि वो शरीर मूलक है शरीर मूलक ही है। शरीर मूलक जी नहीं। पत्नी को कैसे पति ने पहचाना है कि बहुत सुंदर है, इतनी ऊंचाई है ना, ऐसी चमड़ी है, ऐसा शरीर है। पत्नी ने पति को कैसे पहचाना हुआ है ना, ऐसा मेरा पति है, इतना कमाता है, इतनी जमीन है, इतना घर है। जीवन रूप में कहाँ पहचाना, और जीवन के रूप में पति ने पत्नी को नहीं पहचाना और पत्नी ने पति को नहीं पहचाना, तो जीवन में कैसे खुशहाली आएगी, समस्या बनी रहेगी। जी आप देखो हमारे पास एक है ना, जो पहचान पा रहे हैं, तो उससे कितनी खुशी आ रही है, बहुत खुशी। अच्छा, पत्नी ने जो पति के माता पिता है उसको पति के माता पिता के रूप में पहचाना है। क्यों? क्योंकि शरीर तो उन्होंने दिया है, मुझे तो दिया नहीं है ना। तो इसलिए कभी भी जो पत्नी है वो अपने सास ससुर के साथ कैसे अच्छे से जी पाएगी, पॉसिबल नहीं। अगर माता पिता समझेगी तो माता पिता कैसे समझेगी, जब जीवन रूप में देख पाएगी। उसी प्रकार से जो पति है वो पत्नी के जो माता पिता है ना, उसको मानेगा कि ये तो इसके माता पिता है, तो कैसे जी पाएंगे। तो जब हम जीवन के रूप में अध्ययन कर पाएंगे, जब मूल्यों के आधार पर अध्ययन कर पाएंगे, तब हम संबंधों को सही अर्थों में पहचान पाएंगे। तो कैसे मूल्यों के रूप में अध्ययन होता है कि जो पत्नी है उसको जो पति संबंध मिला है, पति पत्नी संबंध, वो पति पत्नी संबंध मिलने की पूर्व एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के साथ पति है। अगर हिस्ट्री ना होती तो पति कहाँ से होता। तो वो हिस्ट्री की शुरुआत जहाँ से हो रही है वो माता पिता और पुत्र पुत्री संबंध है जो उसके साथ है, या पति के जो साथ है ना। उसी प्रकार से पत्नी के साथ संबंध है, पत्नी का भी हिस्ट्री है, मतलब जो उसका शरीर है, उसका जो जीवन है, उसका जो एजुकेशन है वो कहीं से आ रहा है ना। तो जहाँ से ये सब चीजें मिल रही है उसके साथ पत्नी का एक व्यक्तित्व है, एक विचार है ना, उसके गुरुओं के साथ, ये सब के साथ। तो जब इस सब चीजों को हम अध्ययन कर पाते हैं है ना, पति और पत्नी का दोनों का, फिर जब संबंध में आते हैं है ना, तो जब किसी का भी विवाह होता है वो उसके अकेले की इच्छा से नहीं हो जाता है, उसके माता पिता की स्वीकृति से होता है, भाई बहनों की स्वीकृति से होता है ना। तो पति के साथ संबंध को पहचानने के अर्थ में अनेक और संबंध जो है वो सहज रूप से स्वीकार हो जाते हैं। जैसे पति के माता पिता है, भाई बहन है ना, या उसका जो है पति का जो है मित्र है, ये सबके साथ एक संबंध बनता है। उसी प्रकार से पति का पत्नी के साथ। तो ये जो संबंधों की जो पहचान है वो संबंधों की पहचान मूल रूप से एक परिवार की दूसरे परिवार के साथ हो रही है, न कि एक एक व्यक्ति की हो रही है ना। तो जब हम इतना अध्ययन कर पाएंगे, इतना देख पाएंगे, उसके भाव पक्ष को देख पाएंगे है ना, ममता मूल्य को देख पाएंगे है ना। ये जो पत्नी के माता पिता पत्नी को अर्पित कर रहे हैं कि हम पति जो होने वाला जो पति है वो मेरी बिटिया की सुरक्षा कर पाएगा है ना, मेरी बिटिया का जो है वो ध्यान रख पाएगा, तभी तो माता पिता अपनी बिटिया को है ना देते हैं किसी परिवार में, उसके बिना तो कैसे देंगे। तो ये विश्वास जो है माता पिता का, ये जो सम्मान जो कर रहे हैं आपके अंदर जो सद्गुण है उसको देख के, तो इस चीज को देख पाते हैं हम, तब हम उनके साथ भी निर्वाह कर पाते हैं है ना। वरना हमारा निर्वाह जो एक लिमिटेड बाउंड्री में हो पाता है, और वो लिमिटेड बाउंड्री फिर केवल अपने शरीर तक रह जाती है, अल्टीमेटली लिमिट में जाते जाते जाते। जब हम जीवन को देख पाते हैं, भाव को देख पाते हैं, ममता का भाव, वात्सल्य का भाव, तो हम पूरी मानव जाति के साथ संबंध को पहचान सकते हैं। कैसे? जैसे आज हम यहाँ जो भोजन कर रहे हैं, तो जो लोग हमारा भोजन बना रहे हैं है ना, तो उनके माध्यम से ममता भाव का प्रकटन हो रहा है। ममता भाव जो है वो हमारे शरीर का पोषण कर रहे हैं, इसका मतलब ममता भाव है। और वो जो पोषण में जो अन्न आ रहा है कहीं किसानों से आ रहा है, कितने सारे किसान जो है इसमें उत्पादन में लगे हुए हैं, तब उसमें जो सामग्रियां लग रही है। तो हमारा जो संबंध है, हम केवल भोजन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम अनंत जगह पर जो है वो जुड़े हुए हैं। और ये जो अनंत जगह है वो केवल धरती नहीं है, धरती भी अनंत ग्रह गोल नक्षत्रों के साथ जुड़ी हुई है। और इसका जो जुड़ाव है, वो जोड़ने वाली जो वस्तु है उसका नाम है व्यापक वस्तु, खालिस्तान। ये जो व्यापक नाम की वस्तु है, वो व्यापक नाम की वस्तु असीम है ना। और ये जो धरतियां है ना, वो धरतियां अनंत है। इस प्रकार से अनंत और असीम का सहअस्तित्व। इस प्रकार से हम पूरी मानव जाति अनंत ग्रह गोल नक्षत्र के साथ जुड़े हुए।
बिंब प्रतिबिंबन विधि से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति समझदार नहीं होता है तो उससे समस्या बनती है ना। और ये जो समस्या है वो केवल व्यक्ति के लिए नहीं होती है, वो परिवार के लिए भी समस्या होती है। जब परिवार के पास समझ नहीं है और समझ के बिना जी रहे हैं तो उससे दरिद्रता बनी रहती है, समृद्धि नहीं आती। दरिद्रता, है ना, मानसिक दरिद्रता और आर्थिक दरिद्रता और सामाजिक दरिद्रता, तीनों प्रकार की दरिद्रता बनती रहती है। मानसिक दरिद्रता का मतलब क्या है सब कुछ लेकिन कम है, हमारे पास तो है नहीं, हम क्या करें। पड़ोसी को सहयोग की जरूरत है, हम तो कैसे करें, वो उसका घर है, वो जाने, हमको क्या फर्क पड़ता है। ये सामाजिक दरिद्रता है ना। आर्थिक दरिद्रता, सब कुछ होने के बाद भी हमको कम लगने लगता है। कोई 2-4 व्यक्ति अगर हमारे घर पे आने वाले हैं, है ना, तो हमको लगता है यार अभी हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, है, लेकिन वो जो स्वागत भाव है उसकी कमी है ना, स्वागत भाव की कमी है। तो स्वागत भाव के साथ जैसे जुड़ेंगे तो उससे समृद्धि आएगी, और समृद्धि का आधार क्या हुआ, परिवार में समझदारी। ठीक है। फिर समाज में क्या है, अभयता की जगह भय। समाज में भय है। जैसे जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के पास जाते समय उसको भय है कि ये मेरा ठीक से इलाज करेगा कि नहीं करेगा, कि पैसों के आधार पर मेरे को है ना ट्रीट करेगा। वही स्टूडेंट के माता पिता विद्यार्थियों को स्कूल में ले जाने के लिए जा रहे हैं, टीचर से डर है, वहां स्कूल से डर है, कितनी फीस ले लेंगे, कितना डोनेशन देना पड़ेगा, वो सब भय बना हुआ है। और हम जिस स्कूल में रख रहे हैं उस स्कूल में सही शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पे भी डाउट है। जो हम खाना खा रहे हैं तो वो पेस्टिसाइड वाला है, यूरिया वाला है, डीएपी वाला है, वो भय है कितना शुद्ध है कि नहीं, है ना। हम रोड रास्ते पे चल रहे हैं, कौन सा व्यक्ति शराब पी के आके ठोक देगा, ये भय है कि नहीं। और केवल शराब पी के नहीं, भ्रमित है, घर पे झगड़ा हुआ है ना। अभी एक किस्सा ऐसा हुआ कि कोई पायलट था, उसका झगड़ा हुआ तो उसने प्लेन को जो है कहीं पर ठोक दिया। सोच लो, तो प्लेन में बैठे थे वो भी लोग, बैठे होंगे, बैठने वाले नहीं बैठे होंगे तो नहीं बैठे होंगे। मुद्दा है कि जहां भी फोड़ा होगा वहां नुकसान हुआ होगा और खुद तो मर गए। तो घर पे झगड़े होने से भी ऐसे परिणाम आते हैं, है ना। और ज्यादातर आप लोग देखिए कि जो घर में झगड़े के कारण ही आदमी फास्ट गति में जाता है, और झगड़े होने की संभावना में ही फास्ट गति जाती है। अगर घर में भी खुशहाली हो, मन में भी खुशहाली हो, तो भागम भाग करने की जरूरत क्या। इसका मतलब पूरे मुंबई में झगड़ा ही झगड़ा है। जहाँ व्यक्ति भागम भाग में लगा हुआ है उसका मतलब कुछ तो हड़बड़ी है ना। और रहने की जगह क्या है, परिवार। तो जहाँ भागम भाग लगा हुआ है वो बाहर सब ढूंढ रहा है। हाँ बिल्कुल, बाहर क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि घर में है। बाहर इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि घर में हो तो आराम से घर में रह के मौज करे। मुंबई हो, भुज, गांधीधाम, कहीं पे भी हो, एक स्पेसिफिक जगह की बात नहीं, कहीं जहाँ पे मानव के पास समझदारी नहीं है, घर में खुशहाली नहीं है, तो बाहर तो दौड़ना ही है, क्या करो। तो ये भय का वातावरण है। राष्ट्र में क्या है, युद्ध है, सहअस्तित्व के स्थान पे युद्ध है। राष्ट्र को अभी क्या हमने माना हुआ है, भारत देश है, पाकिस्तान देश है, अमेरिका है, चाइना है ना। तो जिसके पास ज्यादा ताकत है, जिसके पास ज्यादा युद्ध करने की ताकत है, वो दूसरे देशों को है ना मतलब दबाता है, दूसरे देशों के राष्ट्रपति को भी उठा लेता है ना। ज्यादा ताकतवर होने से उसके राष्ट्रपति को भी उठा लेता है, किसी को मरवा देता है, कुछ भी कर लेता है। मतलब इस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन जब समझदार राष्ट्र होगा तो क्या करेगा, दूसरे देश को सहयोग करेगा कि भाई आपके पास ये कमी है, लाओ हम पूरी करें। उसको ये लगता है हम आपके पास ये है तो हम आप एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ पूरा धरती में लौटिए, खुशी के लिए सहयोग करेगा, सुखी के लिए, समझदारी के लिए। जी क्या कह रहे हैं? नहीं मतलब जो राजनीति के लिए, कुशार्थ के लिए सहयोग लेना, सहयोग देना, आदान प्रदान, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और उसके बाद क्या है, अगर एक धरती अपने में व्यवस्था पूर्वक नहीं जीती है तो उसका भी प्रभाव जो है अन्य जगहों पे पड़ता है ना। तो जब एक धरती अपने में व्यवस्था हो जाती है,
तो उसके आधार पर जो पूरे अनंत धरतियों के साथ अपनी भागीदारी है वो कर पाती है, उसका नाम सह अस्तित्व है। और यहाँ पर असह अस्तित्व है। तो ये जो स्थितियां है वो नासमझी की स्थितियां है। रेड लाइन है ना। तो रेड लाइन में क्या करना है हमको, ठहर के क्या है, समझदार होना है। समझदार होके हमको जीना है। तो ये अपने है ना समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व की जो है परंपरा बन जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो जीवन विद्या जिसको हम कह रहे हैं वो समझदार होने और समझदारी पूर्वक जीने की बात को इंगित करता है। ऐसा है। ठीक है, इतनी बात में कुछ प्रश्न हो तो बताइए, फिर आगे अपने चर्चा करें। या किसी को कुछ अच्छी बात शेयर करनी हो तो बताइए। इतना अभी तक रखते हैं, फिर आगे की चर्चा विद्यार्थी समराइज करने की। हाँ, किसी को कुछ समराइज करना हो या शेयर कर, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो स्वागत है जी। किसको रखने को कहा है? अब आपका नाम क्या बताया था? हस्ती। हाँ, आपको कुछ कहना है? आज आप पहला दिन है आपका, मतलब आपने कल तो सुना नहीं है, फिर भी आप नहीं, इनका वैसे ही पहला दिन है। ये हमारे स्टूडेंट नहीं है वैसे। अच्छा। रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आई थी। अच्छा। तो नीला भागा ने कल इनको थोड़ी सी बात कुछ बताई तो उनको अच्छी लगी तो वो आके बैठ गए। क्या बात कर रही है? श्लोक क्या कह रहे हैं? ये સાવ આખા લેક્ચરનો ટૂંકમાં ને કહું તો સાવ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ, તો જ્યાં સમજણ વધે ત્યાં સ્વીકાર વધે જ છે. બરાબર. આ એક શોર્ટ એન્ડ આખું ક્લાસ. સરસ. सेकेंड लेक्चर में देखें तो हमें ये सीखने को मिला कि मानव को समझदारी पूर्वक जीना है व्यवस्था में। फिर समझदारी का मतलब क्या होता है कि ज्ञान, विवेक और दिशा। ज्ञान, विवेक और विज्ञान। ज्ञान अनुभव से, और विवेक और लक्ष्य, और विज्ञान मतलब दिशा। तो ज्ञान अस्तित्व दर्शन ज्ञान मतलब कि ज्ञान। फिर विवेक है જીવનનું અમરત્વ, શરીરનું નશ્વરત્વ અને વ્યવહારના નિયમોનું જ્ઞાન એટલે વિવેક. અને વિજ્ઞાન એટલે કાલવાદી, ક્રિયાવાદી અને નિર્ણયવાદી જ્ઞાન એટલે વિજ્ઞાન. फिर हमने देखा कि जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, जो परिवार व्यक्ति में समझ होगी तो समाधान आएगा, परिवार में समझदारी तो समृद्धि, समाज में अभयता, फिर राष्ट्र में सह अस्तित्व और अंतरराष्ट्र में सह अस्तित्व प्रमाणित होगा। अगर व्यक्ति में समझदारी नहीं होगी तो समस्या, परिवार में दरिद्रता, समाज में भय जो अभी चल रहा है, राष्ट्र में युद्ध वो भी अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, और अंतरराष्ट्र में असह अस्तित्व। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ शेयर करना हो तो? बसंत काका ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। हाँ। अभी दिलू भाई आपके कॉम्पिटिशन में आ गए हैं। वो 60 years old हमेशा कहते हैं मैं सबसे बड़ा स्टूडेंट हूँ। इसमें सबसे बड़ा रेखा बड़ी हो, वो हमेशा जब भी क्लास होती तो कहते हैं मैं सबसे सीनियर हूँ। मैंने कहा आज आपसे सीनियर आ गए। लेकिन किसमें सीनियर है? शरीर। समझदारी में जो है, समझदारी में सीनियर है कि नहीं है, ये एक दूसरे के साथ जांचने की बात। प्रश्न नहीं, जो भी बात आपको टेकअप लगी कोई अच्छी बात बताइए, इसमें से क्या अच्छी बात समझ में? सवेरे से चर्चा चली आज। आपको कहना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है हमारी। हाँ, मतलब लेकिन फिर हम चाहते हैं कि आप थोड़ा तो कुछ बोले।
मैं जीवन विद्या से 2015 से जुड़ा हूँ। 2 शिविर की है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा अवकाश आ गया कुछ भी वजह से। माइक थोड़ा सा तो शालिनी बेन और जनक भाई, उससे पहले छोटा लाल भाई डॉक्टर की वजह से मैं जीवन विद्या में आया। लेकिन जीवन विद्या का कंटेंट सुनने के बाद में पता चला कि ये तो बहुत कुछ अलग ही बात है, अर्थ है जीवन का। मतलब जीवन में हम जो जी रहे हैं अभी तक, तो कुछ कोई लक्ष्य नहीं था हमारा, या तो हम कुछ समझदारी नहीं थे। लेकिन समझदार होने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छा इसका परिणाम हमारे जीवन में आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और हम भागीदार बन सकते हैं पूरा जो ये कंटेंट है उसके अंदर। और हमारी भागीदारी सुखी होने के लिए, लेकिन हम अकेले सुखी नहीं हो सकते। हम परिवार के साथ में, समाज के साथ में, या राष्ट्र और आगे बढ़ के सब लोग के साथ में ही सुखी हो सकते हैं। ये जीवन विद्या का मेन अर्थ मुझे लगा है। और कोई कुछ कहे? कोई जिसकी इच्छा हो कहे। नारायण कुछ कहेंगे? कुछ कहिए, अच्छी बात बताइए। रिद्धि बहन को कुछ कहना। हाँ, रिद्धि बहन। रिद्धि बहन के को बहन का नाम है सुहानी बहन को कुछ तो बोलो आप। हंसते तो रहते हो आप, इतने खुश तो रहते हो। खुशियाँ तो ना शेयर करना। हाँ, कुछ तो हो रहा है अंदर अंदर कुछ तो, लेकिन जीवन कुछ तो हो रहा है। मतलब कुछ तो अच्छा पाया है हमने, तो बता भी सकते हो। हम सब भी सुनने हो जाएंगे। बताइए जो भी बता सके। परिवार समझदारीपूर्वक जीवे છે તો સમાધાન અને સમૃદ્ધિ આવે છે। સમાજ સમજદારીપૂર્વક હોય તો અભયતા આવે છે। રાષ્ટ્ર એટલે ધરતીમાં માણસ સમજદારીપૂર્વક જીવે છે તો સહઅસ્તિત્વવાદ આવે છે। અને આંતરરાષ્ટ્રમાં માણસ સમજદારીપૂર્વક જીવવાથી સહઅસ્તિત્વવાદ પ્રમાણિત થાય છે। અને વ્યક્તિ સમજદાર ન બનવાથી સમસ્યા આવે છે। અને પરિવાર સમજદાર ન બનવાથી દરિદ્રતા આવે છે। સમાજ સમજદાર ન બનવાથી ભય આવે છે ને રાષ્ટ્રમાં યુદ્ધ થાય છે ને આંતરરાષ્ટ્રમાં સહઅસ્તિત્વવાદ આવે છે। जी वो पीछे वाले आपको बोलना है पीछे नहीं, ये बहन को क्या नाम जो हंस रहे हैं। कुछ तो बोलो आप। बताओ अपने घर में ही बैठे हैं हम लोग, परिवार में ही बैठे हैं। अरे बोलो भाई बोलो, कैसा लग रहा है? एक मिनट थोड़ा सा युद्धविहीन स्थिति बनेगी, है ना। राष्ट्र जब समझदार होगा तभी युद्धविहीन स्थिति बनेगी, लेकिन इसकी खुशहाली बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि इनको जीवन का बोध हो गया है ना। जीवन का बोध होने से, अस्तित्व का बोध होने से अपनी खुशहाली शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि हमारे खुशहाल होने के लिए ये सब लोग होंगे तभी हम खुशहाल होंगे। जैसे ही हम समझदार हुए, जैसे ही हम समाधान पूर्वक जीने लगे, अपनी खुशहाली स्टार्ट, दूसरे लोगों को प्रेरणा शुरू, और दूसरे होने लगे। कैसे क्रम से पूरी मानव जाति जो है ना, खुशहाली की ओर आगे बढ़े। ठीक है, ऐसी बात है। दूसरी बात तो हमने अभी उस शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। एक शब्द का जो प्रयोग है, एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं अखंड समाज। अखंड समाज, अखंड समाज का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, अंतरराष्ट्र है, इनमें एक सूत्रता हो जाए। किस आधार पर? संबंधों में जीने के आधार पर। तो संबंध और संबंध में जीने का व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में जो एक सूत्रता, सामरस्यता, ये जो है इसको कह रहे अखंड समाज। लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार संबंध। क्या आधार? संबंध। और इसी को कह रहे हैं परिवार। क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र की एक सूत्रता, लेकिन किस में? सभा में। क्या? सभा।
तो सभा का मतलब निर्णय लेने के रूप में, निर्णय लेने के रूप में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है जनप्रतिनिधि विधि से, है ना। और इसको कह रहे सभा, और इसका नाम है सार्वभौम व्यवस्था। सार्वभौम व्यवस्था का अर्थ क्या है? सबको स्वीकार हो ऐसी व्यवस्था, सबको स्वीकार हो, है ना। एक देश को भी स्वीकार हो, अनंत धरतियों को भी स्वीकार हो, समाज को भी स्वीकार हो, परिवार को भी स्वीकार हो और व्यक्ति को भी स्वीकार हो, ऐसी सभा, ऐसी व्यवस्था, उसका नाम है सार्वभौम व्यवस्था। तो ये धरती पर अखंड समाज यानी परिवार के रूप में पूरी मानव जाति जुड़ी रहे, संबंध निर्वाह के रूप में एक दूसरे के साथ संबंध निर्वाह करे, और सभा के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे, एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूर्वकता पूर्वक दिए, इसका नाम है सार्वभौम व्यवस्था। और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को इस धरती पे साकार करना, यही जीवन विद्या का मूल उद्देश्य है। जीवन विद्या का मूल उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि हमारा मन ठीक हो जाए, जीवन विद्या का उद्देश्य इतना नहीं है कि हमारे संबंध ठीक हो जाए। जीवन विद्या का अल्टीमेट उद्देश्य है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। और ये केवल जीवन विद्या का नहीं, पूरी मानव जाति का यही उद्देश्य है, ये धरती के बनने का भी यही उद्देश्य है कि ये धरती पर हम पूरी अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक जीते। ठीक है, उसमें एक सूत्र का लिखोगे, ये एक सूत्र यहाँ मैंने एक सूत्र जोड़ा है, लेकिन यहाँ नहीं जोड़ा। ब्लू कलर का सूत्र है, एक सूत्र था और सामरस्य था, प्लस करके सामरस्य। ठीक है, यहाँ प्लस कर दे, प्लस 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 यानी क्या हो गया? श्रम। कैसा श्रम? धन श्रम यानी विकास, यानी जागृति की ओर श्रम। तो जब व्यक्ति में धन श्रम क्या हुआ? परिवार एक हो गए, परिवारों में धन श्रम क्या हुआ? समाज एक हो गए, समाज में धन श्रम क्या हुआ? राष्ट्र एक हो गया, एक हो गया यानी लक्ष्य एक हो गया, है ना, समझ एक हो गई, कार्यक्रम एक हो गए। और राष्ट्र में धन श्रम यानी क्या? अंतरराष्ट्र यानी अनंत धरतियों के साथ हमने अपने धरती का संबंध को पहचान लिया। इसी का नाम है वसुधैव कुटुंबकम, इसी का नाम है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। वसंत काका कुछ कह रहे हैं? इसका मतलब अभी तक जो जितने वाद है या जितने पुस्तक है, वो ये कह रहे हैं कि मोक्ष पाने के लिए, मतलब सुखी होने के लिए उसको मोक्ष बोल दिया। तो जो समझदारी दी गई है उसका खंडन बोल सकते हैं या उसका संशोधन का ये कंटेंट है? यहाँ पे मोक्ष को जो है परिभाषित कर दिया। मोक्ष, जो मोक्ष है इसका मतलब है समझदारी। मोक्ष यानी समझदारी। हम भ्रम से मुक्त हो गए, जो भ्रम था, जो हमें समझ में नहीं आ रहा था, वो समझ में आ गया, इसका नाम मोक्ष है। ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष, ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है। तो ब्रह्म मुक्ति हो गए, इसका मतलब अस्तित्व समझ में आ गया कि अस्तित्व किस नियम से चल रहा है, अस्तित्व में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं का रूप गुण स्वभाव धर्म क्या है, जीवन क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है, संबंध में मूल्य क्या है, मौलिकताएं क्या है, ये सब स्पष्ट हो गया, विवेक स्पष्ट हो गया, ये सब विज्ञान ये समझ में आ गया, इसका नाम मोक्ष है। समझ में नहीं आया, इसका नाम ब्रह्म है। तो वो जो आवागमन से मुक्ति थी, उससे छुटकारा मिल गया। अब कहीं पे भी रहो, मोक्ष की स्थिति में रहो। आवागमन करना है नहीं करना है आपकी स्वेच्छा है, लेकिन मोक्ष की स्थिति बनी हुई है, ब्रह्म मुक्ति की स्थिति। मतलब सुखी होने का ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है। एग्जैक्टली, ये लेटेस्ट वर्जन है और एकमात्र वर्जन है। संशोधन है, संशोधन का अर्थ है बिल्कुल अनुसंधान। लेटेस्ट वर्जन है और ये धरती पर एकमात्र वर्जन है। उसके अलावा और कोई वर्जन नहीं है जो पूरी मानव जाति को खुश कर सके। अभी तक जो था वो भ्रम था, उसको जो भी कहो, जो सोच थी, अभी तक जो था, ये सफल हो गया। अभी तक जो था वो एक प्रकार से सुखी होने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास थे। अभी हमको अल्टीमेट प्रयास मिल गया, सफल प्रयास। बाबा जी ने जो समाधि में गए उसके बाद ही मिला, समाधि में नहीं मिला, संयम। समाधि में नहीं मिला, समाधि में नहीं मिला, समाधि में कोई ज्ञान नहीं। समाधि के बाद में संयम, संयम भी जो परंपरा में लिखा हुआ है संयम, उस विधि से उन्होंने संयम नहीं किया।
उन्होंने अपने स्वविवेक से संयम प्रक्रिया को किया, उससे उनको ज्ञान हुआ। लेकिन ये भी है कि अगर समाधि की प्रक्रिया अभी तक परंपरा में न होती तो समाधि के बिना संयम करना संभव नहीं है ना। तो ये योगदान परंपरा का है कि समाधि तक की जो है, लेकिन समाधि में ज्ञान होता है ये बात नहीं निकल के आई। समाधि में कोई ज्ञान नहीं, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ रॉ मटेरियल भी काम में आए। 99 हथौड़ा परंपरा में मारा था, 100 हथौड़ा बाबा जी ने मारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है। ठीक बात, समाधि में आशा विचार इच्छा चुप हो जाती है। ठीक है।